स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में अगर हम देखें तो आज हमारा टॉपिक है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। मेंडेलियन जेनेटिक्स की हम बात करें तो अभी तक आपने देखा मेंडेलियन टेक्निक, जो लास्ट पार्ट था, मेंडल ने अपने क्रॉस के लिए कौन से स्टेप को फॉलो किया वो आप अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। हमने देखा कि सबसे पहले शुद्ध जनकों का हमने चयन किया, फिर उनमें संकरण कराया इमैस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग को लेते हुए, और संकरण के बाद हमें हाइब्रिड प्लांट मिलते हैं, जैसे हमने कहा था F1 जनरेशन। तो उसी तकनीक को फॉलो करते हुए आपको यहां मेंडल का पहला क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अभी डिस्कस करना है। नाम से ही मीनिंग क्लियर हो रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। मीन्स कि एक समय में आपको एक बार में एक ही लक्षण लेकर अध्ययन करना है। जब मेंडल के सफलता के कारण इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे, तब भी हमने कहा था कि उनकी सफलता का पहला कारण ही यही था कि वो एक समय में एक अथवा दो लक्षणों का अध्ययन करते थे। तो उन्हीं में अगर हम पहली बात करें कि एक बार में अगर आप एक ही कैरेक्टर लेकर स्टडी करें तो इस क्रॉस को आपने कहना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, काफी सिंपल, एक समय पर एक लक्षण, यानी एक बार में हमें एक ही लक्षण लेना है, या फिर कह सकते हैं उसी लक्षण के दो विपर्यासी स्वरूप, जिसे हमने कहा था ट्रेट। जैसे कैरेक्टर है हाइट, तो उसके दो स्वरूप क्या थे, टॉल एंड ड्वार्फ। तो परिभाषा बता सकते हैं, एक समय पर एक लक्षण या फिर दो विपर्यासी विशेषकों की वंशागति के अध्ययन के लिए किया जाने वाला संकरण कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब एक बार में एक कैरेक्टर हम लेते हैं, यहां पर पौधे की लंबाई 7 कैरेक्टर थे मटर के पादप में, हमने लिए स्टडी के लिए, जो मेंडल ने लिए थे। उन्हीं में अगर हम एक लक्षण लेकर अध्ययन करें मोनो हाइब्रिड, तो कैरेक्टर हमने लिया हाइट। अब इस हाइट के दो विपर्यासी स्वरूप आपको मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो टॉल और दूसरा आपको मिलना है ड्वार्फ। तो कैरेक्टर एक हुआ, इसके दो विपर्यासी लक्षण, जिसे हमने कहा था ट्रेट। क्लियर? तो ये एक लक्षण और ये आप बता सकते हैं यहां पर ट्रेट। अब अगर किसी क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें चाहिए जनक, पेरेंट्स, पैतृक। और जो भी पेरेंट्स हम ले वो कैसे होने चाहिए, प्योर, शुद्ध। लास्ट सेक्शन में ही हमने कहा था कि पेरेंट हमेशा प्योर होने चाहिए। प्योर यानी जिसमें एक समान एलील पाए जाए, दो एलील और दोनों एक समान, या तो दोनों कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी, तो उसे आप कहेंगे प्योर। तो अभी हमने नर जनक, मादा जनक, दोनों आपने प्योर लेने, एक प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ आप बता रहे हैं, और इनके मध्य आपने करवाना होगा क्रॉस। प्योर का जीन प्रारूप, टॉल कैपिटल टी, ड्वार्फ स्मॉल टी, इस तरह से आप यहां पर बताएंगे। अब क्रॉस के लिए इनमें युग्मक बनेंगे, और युग्मक कैसे बनते हैं, युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, ये टॉपिक आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं गैमेट फॉर्मेशन में। अब जब भी प्योर है तो हम जानते हैं प्योर में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक। होमोजाइगस में एक ही प्रकार का युग्मक बनता है। फॉर्मूला हमने पढ़ा था युग्मकों के प्रकार के लिए 2 to the power n, और n था नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस विषम युग्मजों की संख्या। यहां कोई विषम युग्मजी नहीं है, n0, तो एक ही प्रकार का युग्मक आपको मिल रहा है, कौन सा, कैपिटल टी। यहां मेल जो ड्वार्फ है, स्मॉल टी आप देख रहे हैं, यहां भी एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, स्मॉल टी। अब आपने इनका फर्टिलाइजेशन, दोनों युग्मकों में निषेचन किया, फ्यूजन किया, तो आपको मिलना है कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो सबसे पहले प्योर पेरेंट लिए, युग्मक बने, अब युग्मकों में फ्यूजन हुआ, तो आपको मिल रहा है कैपिटल टी, स्मॉल टी। और यहां जितने भी पादप आपको मिलेंगे, ये सभी पादप लंबे होंगे, और इसे हम कहते हैं F1 पीढ़ी। ये पहली पीढ़ी आई, और ये हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मजी आप देख सकते हैं, ये जितने भी पादप सब लंबे होंगे, हेट्रोजाइगस, इसे आपने कहा F1। तो मेंडल की तकनीक के यही स्टेप थे, सबसे पहले शुद्ध जनकों का हमने चयन किया, फिर आपने इनमें क्रॉस किया, दूसरा,
और तीसरा क्रॉस, अगर देखें हम क्रॉस के बाद जो भी प्लांट आए वो हाइब्रिड। अब उसमें आप क्या करेंगे, सेल्फिंग, यानी कि स्वपरागण आपको करना है। सेल्फिंग F1 को F1 से ही क्रॉस, यानी F1 में ही स्वपरागण करा रहे हैं, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है, तो यहां आसानी से स्वपरागण आपको देखने को मिल जाएगा। अब जब आप सेल्फिंग करते हैं यानी F1 को F1 से, तो किस तरह से, F1 क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, हमने लिखा लंबे, और F1 वही कैपिटल T स्मॉल t लंबे। अब इनमें स्वपरागण के लिए यहां भी गैमेट बनेंगे, युग्मक, और युग्मकों में फ्यूजन, निषेचन आपको बताना है। तो यहां स्टूडेंट्स आप बताएं कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? 2। क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल T स्मॉल t, विषम युग्मजों की संख्या 1 हेट्रोजाइगस दिख रहा है, तो 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल T और स्मॉल t आपको बनता हुआ मिलेगा। इसी तरह से यहां आइए, यहां अगर आप युग्मक बनाए तो यहां भी 2 प्रकार के युग्मक बनते हुए आपको दिखेंगे। कौन कौन से? वही, एक कैपिटल T और दूसरा स्मॉल t। अब इन युग्मकों को फ्यूज करना है, और फ्यूजन के लिए आप बना रहे हैं यहां पर चेकर बोर्ड, पुनेट स्क्वायर मेथड, ये भी हमने पढ़ा है पहले। तो आपने चेकर बोर्ड बनाया, यहां देखिए 2 युग्मक और ये। अब इन चेकर बोर्ड को फिल करें, यानी कि इन युग्मकों में फ्यूजन करना है। तो पहला कैपिटल T, सेकेंड कैपिटल T स्मॉल t, थर्ड कैपिटल T स्मॉल t, और लास्ट स्मॉल t। ये फ्यूज होता हुआ आपको यहां पे दिख रहा है चेकर बोर्ड। क्लियर? अब अगर आप देखें इनका फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप, तो ये तो बनेगा टॉल, कैपिटल T टॉल लंबा। दूसरे में ये भी हेट्रोजाइगस टॉल, डोमिनेंसी है, यहां भी आपको मिले टॉल, और लास्ट आपको मिलेगा ड्वार्फ, बोना आपको दिख रहा है। स्मॉल टी बोना आपको दिखाई देगा, और इससे हमने कहना है F2PD। तो बिल्कुल ध्यान से, जब आपने क्रॉस किया यहां आपको मिला F1 में जब सेल्फिंग कर रहे हैं तो हमें मिला F2। F1 में सभी पादप लंबे मिले, लेकिन F2 में सभी लंबे नहीं है, लंबे के साथ साथ बौने भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और यहां आप देख सकते हैं लंबे आपको कितने दिख रहे हैं? 3, और बौना आपको दिखाई देगा मात्र 1। तो अगर इसको हम अरेंज करें यहीं पर, फिनोटिपिक रेशियो, लक्षण प्रारूप अनुपात की बात करें, तो लंबा आपको मिल रहा है 3 और बौना हमें मिलेगा केवल 1। F1 में सभी लंबे थे, याद रखिए। F2 में 75% लंबे हैं, 25% बौने। जीनोटाइप की बात करें, जीन प्रारूप अनुपात, तो पहले बॉक्स का जीनोटाइप समयुग्म जीव, कैपिटल T, ये पूरे बॉक्स में कितने? केवल 1। दूसरा कैपिटल T स्मॉल t, ये आपको मिलेगा 2, और लास्ट है स्मॉल t, ये आपको मिलना है 1। तो जीन प्रारूप अनुपात हुआ 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो, लक्षण प्रारूप अनुपात आपको मिल रहा है 3:1, 3:1। F1 में सभी लंबे थे, कोई बौना नहीं था, 100% टॉल। जीनोटाइप की बात करें तो F1 में सभी हेट्रोजाइगस थे, कैपिटल T स्मॉल t, जबकि F2 के जीनोटाइपिक रेशियो में 1:2:1 आपको मिलना है। अब इसी F2 में हम अगर बात करें फिनोटाइप के प्रकार, कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप आपको यहां देखने को मिल रहे हैं? अगर हम F1 की बात करें, F1 में कितने लक्षण प्रारूप थे? 1, केवल टॉल लंबा। F2 में 2 दिख रहे हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो यहां बिल्कुल क्लियर है, 2 प्रकार के फिनोटाइप आपको दिख रहे हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ। लेकिन फिर भी फिनोटिपिक या फिनोटाइप के प्रकार को पता करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2n। इसी तरह के फॉर्मूला को युग्मक निर्माण में भी हमने काम में लिया था, सेम वही 2n। n फिर से वही है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस विषम युग्मजों की संख्या। तो यहां n कितने होंगे? 1।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक ही प्रकार का हेट्रोजाइगस आपको मिलेगा। तो इधर अगर आप देखें तो फिनोटाइप बनेंगे दो, टॉल एंड ड्वार्फ, जैसा कि पहले हमने कह रखा है। इसी तरह से जीनोटाइप के प्रकार, इसका भी फॉर्मूला एक आपको मिलेगा 3 टू द पावर n। n वही नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस है। मोनोहाइब्रिड में एक हेट्रोजाइगस है तो 3 टू द पावर 1। तीन प्रकार के जीनोटाइप आपको मिलते हैं, 1:2:1, ये तीन प्रकार के जीनोटाइप। अब अगर देखें जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, जाइगोटिक संयोजन की बात करें तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको दे रखा है 4 टू द पावर n। n दोबारा वही है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। मोनोहाइब्रिड में हेट्रोजाइगस एक, 4 टू द पावर 1 और आंसर आएगा 4। जाइगोट ये 1 2 3 4, ये चार बॉक्सेस जो बने इससे आप कह रहे हैं जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखें। फिनोटाइप के प्रकार का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, जीनोटाइप के प्रकार का फॉर्मूला 3 टू द पावर n, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 टू द पावर n, और n सभी में होगा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड के लिए 3:1, मोनोहाइब्रिड के लिए जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। कुल फिनोटाइप कितने बन रहे हैं? 2, टॉल एंड ड्वार्फ। जीनोटाइप 3, 1:2:1, और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन ये चार आपको यहां पर बनते हुए दिखाई देंगे। अब इसी का एनालिसिस करें तो आप देखें यहां प्योर टॉल, F2 का जो चेकर बोर्ड आप देख रहे हैं F2 पीढ़ी में, प्योर टॉल शुद्ध लंबे हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? केवल एक। कितने में से? 4 में से। ये आपको देखेंगे प्योर टॉल। सेकेंड, अशुद्ध लंबे हेट्रोजाइगस टॉल, ये हेट्रोजाइगस टॉल, दो आपको दिखेंगे 4 में से। और इसी तरह से शुद्ध पादप अगर हम देखें, शुद्ध पादप की बात की जा रही है, ना टॉल ना ड्वार्फ, केवल प्योर 2 है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। प्योर प्लांट्स की बात करें तो प्योर आपको यहां पर मिलते हैं 2, टोटल 4 है। 4 में 2 हेट्रोजाइगस और 2 होमोजाइगस, यानी 50-50% आपको मिलेंगे। क्लियर? तो यहां आप देखिए एक बार, काफी ध्यान से, सिंपल चीजें। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक 1:2:1, फिनोटाइप के प्रकार 2, टॉल ड्वार्फ, जीनोटाइप के प्रकार 3, 1:2:1, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन F2 में टोटल 4, प्योर टॉल 1, प्योर ड्वार्फ 1, हेट्रोजाइगस 2। और पूरे चारों में अगर हम देखें तो 4 में 50% तो 50% तो होमोजाइगस है और 50% हेट्रोजाइगस। जबकि F1 की बात करें तो F1 में 100% आपको क्या मिला था? हेट्रोजाइगस। अब इसी में एक पॉइंट और अगर आप चेक करें, यहां एक टेबल आपको दे रखी है, इसमें 3 कॉलम है। सबसे पहले जनरेशन, दूसरे में आपको बताना है समयुग्मजी पादप होमोजाइगस, और तीसरा विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस। इनके परसेंटेज आप देख सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन में। जैसे कि अगर हम पेरेंटल जनरेशन की बात करें तो समयुग्मजी कितने मिले थे हमें? 100%। जनक, पेरेंट हमेशा प्योर होते हैं, मोनोहाइब्रिड के स्टार्टिंग में हमने देखा था। प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, पेरेंट 100%, यानी हेट्रोजाइगस 0। जनक हमेशा शुद्ध लिए जाते हैं। टेक्निक में भी हमने कहा था शुद्ध जनकों का चयन। तो पेरेंट्स तो हो गए 100% प्योर, पेरेंट्स में हेट्रोजाइगोसिटी आपको मिलेगी 0%। अब इन जनकीय पादपों में जब आपने क्रॉस कराया तो आपको मिला F1, याद होगा आपको, F1 पीढ़ी पर परागन क्रॉस के द्वारा हमने बनाया था। अब याद करिए F1 में कितने परसेंट होमोजाइगस थे और कितने परसेंट हेट्रोजाइगस? F1, याद करिए F1 आया था हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि यहां पर होमोजाइगस 0 है और हेट्रोजाइगस 100%। F1 में सभी पादप संकरित हाइब्रिड मिले थे। आपको अभी भी बताया गया, मोनोहाइब्रिड में भी कहा गया कि जब आप कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस करते हैं, अगर आपको याद हो, ये हमने शुद्ध लिए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये तो कौन थे? जनक, पेरेंट्स प्योर,
अब जब आपने क्रॉस किया तो आपको मिला कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी, ये F1। तो F1 में आप देख सकते हैं 100% हेट्रोजाइगस है, कोई होमोजाइगस नहीं मिल रहा। अब F1 में फिर हमने क्या किया था, स्वपरागन। स्वपरागन करने पर आपको ये चेकरबोर्ड मिलेगा, आपके सामने आप देख सकते हैं चेकरबोर्ड। अब इस चेकरबोर्ड में आप काउंट करिए प्योर कितने, हेट्रोजाइगस कितने, तो 2 हेट्रोजाइगस 2 ही प्योर, यानी कि 50-50% आपको मिलना है। 50% होमोजाइगस, 50% हेट्रोजाइगस। आप देखिए यहां क्या एनालिसिस हो रहा है कि जब हमने संकरण क्रॉस किया तो आपको क्या मिला, पर परागन द्वारा 100% हेट्रोजाइगस। लेकिन जैसे ही हम स्वपरागन करते हैं, स्वपरागन करने पर हेट्रोजाइगोसिटी कम हो गई, बिल्कुल आधी 100 से 50, और होमोजाइगोसिटी बढ़ गई 50%, 0 से 50। अब फिर स्वपरागन करिए F3, तो जब हम दोबारा स्वपरागन करेंगे इसी में तो फिर से वही होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, हेट्रोजाइगोसिटी कम होते हुए आपको मिलेगी। देखिए यहां हेट्रोजाइगोसिटी कम, 100 से हाफ 50, 50 का हाफ 25, ये बढ़ जाएगा, ये हो गया 75। फिर से आप सेल्फिंग करिए, अब F4 पर आए तो फिर सेल्फिंग किया तो फिर से हेट्रोजाइगोसिटी तो कम होगी 12.5, और ये होमोजाइगोसिटी बढ़ते हुए आपको यहां पर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर इस टेबल को आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ परिभाषा वाला पॉइंट याद आ रहा हो कि जब हमने क्रॉस किया तो हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ी है, लेकिन निरंतर स्वपरागन के द्वारा हेट्रोजाइगोसिटी कम होगी और होमोजाइगोसिटी बढ़ते जाएगी। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जब हमने अध्ययन किया था तब ये पॉइंट आपसे कहा गया था डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी में, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी जब भी आप निरंतर स्वपरागन करते जाएंगे हेट्रोजाइगोसिटी कम होती जाएगी। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जो हाइब्रिड है वो डिप्रेस कम होता जा रहा है और होमोजाइगोसिटी बढ़ते हुए आपको मिलेगी। तो निरंतर स्वपरागन करेंगे तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, और जब पर परागन करेंगे क्रॉस तो हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी। तो देखिए यही पॉइंट लिखा है, स्वपरागन से होमोजाइगोसिटी में वृद्धि होगी, जबकि पर परागन से हेट्रोजाइगोसिटी में वृद्धि होते हुए आपको मिलनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मोनोहाइब्रिड का एक क्रॉस आपको बताया गया, सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, बताया गया कि क्रॉस हम कैसे करेंगे। प्योर पेरेंट्स लेके क्रॉस किया F1 में सेल्फिंग करने पर F2 में अगर हम देखें तो रेशियो आपको मिला फिनोटिपिक 3:1, जीनोटिपिक 1:2:1। 2 प्रकार के फिनोटाइप और 3 प्रकार के जीनोटाइप आपको यहां पर देखने को मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, उनके रेशियोज आपने देखे। अब आपने देखना है इनके रिजल्ट्स कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या परिणाम यहां पर आपको मिलते हैं, कि मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया तो इस क्रॉसेस से उन्हें क्या क्या रिजल्ट्स मिले। अगर आप देखें तो यहां टोटल 3 रिजल्ट्स आपको मिले, 3 परिणाम मिले, जिससे हमने 2 नियम, वंशागति के नियम के आधार पर भी समझाया है। तो एक संकर क्रॉस के परिणामों के आधार पर मेंडल ने तो 3 रिजल्ट्स दिए, पोस्टुलेट कहें, रिजल्ट्स कहें, परिणाम कहें, और उन्हें वंशागति के नियम की बात करें तो उन्हें 2 नियमों पे बताया गया है। कैसे? सबसे पहले देखिए कौन कौन से 3 रिजल्ट्स थे। सबसे पहला रिजल्ट था यूनिट फैक्टर यानी कि कारक जोड़ों का निष्कर्ष। दूसरा डोमिनेंसिए यानी कि प्रभाविता, और तीसरा रिजल्ट आपको मिला सेग्रीगेशन, पृथक्करण। तो 3 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड से आपने 3 परिणाम दिए। पहला कारक, लक्षणों का जो निर्धारण करा वो कारक, दूसरा प्रभाविता, और तीसरा पृथक्करण का निष्कर्ष यानी कि सेग्रीगेशन। तो 3 रिजल्ट्स आप बताएंगे। 2 नियम बन गए, कौन कौन से देखिए। पहले और दूसरे रिजल्ट को मिलाकर आपने एक नियम बना दिया, प्रभाविता का नियम, यानी इसमें 2 चीजें आ गई, एक तो फैक्टर भी आ गया और दूसरा प्रभाविता भी आ गया।
जो दूसरा नियम हमने बनाया वो है पृथक्करण, सेग्रीगेशन। आप बता रहे पृथक्करण का नियम। तो मोनोहाइब्रिड के 3 रिजल्ट, पहला कारक, दूसरा प्रभाविता, तीसरा पृथक्करण, यानी कि फैक्टर, डोमिनेंसी और सेग्रीगेशन। नियम 2 हो गए यहां पर। सबसे पहले प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम आपको यहां पर बताना है। अब सबसे पहले लीजिए फैक्टर, कारक जोड़े में पहले रिजल्ट की बात करें तो काफी सिंपल। पहले भी हमने आपसे कहा है कि यहां पर मेंडल ही फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये वर्ड यूज में लिया फैक्टर। मेंडल के अकॉर्डिंग किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कारक जोड़े में पाए जाते हैं। कारक जो है वो लक्षणों का निर्धारण कर रहा है और वो हमेशा आपको जोड़े में मिलेगा, क्योंकि एक कारक आ रहा है नर जनक से और एक आया है मादा जनक से। तो लक्षणों का निर्धारण कौन करेगा? कारक। और ये आपको यहां पर जोड़े में मिलेंगे, जैसा कि डेफिनेशन आप देख सकते हैं जो अभी आपको कहा गया। फिर अगर आप देखें यहीं पर जोड़े में कैपिटल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी, इस तरह से कारक आपको जोड़े में मिलते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरी रिजल्ट की, यानी कि प्रभाविता, डोमिनेंस, तो डोमिनेंसी में यहां यह कहा गया कि जब भी आप प्योर कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं, जो विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों में हम क्रॉस कराते हैं, तो हमने क्या देखा? F1 पीढ़ी में दोनों लक्षणों में से, दोनों जनकों के जो लक्षण थे जैसे टॉल या डॉर्फ जो भी हमने लिए, F1 में दोनों जनकों में से किसी एक जनक के लक्षण की ही अभिव्यक्ति होती है, और जो भी लक्षण F1 में अपनी अभिव्यक्ति करता है वो प्रभावी होगा, उसे ही आपने कहा प्रभाविता। और जो अपनी अभिव्यक्ति न कर पाए उसे आप कहेंगे अप्रभावी रेसेसिव। याद करिए आपने टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस कराया, यानी कि कैपिटल टी को स्मॉल टी से। F1 में क्या हमें टॉल और ड्वार्फ दोनों मिले? नो। F1 में केवल हमें टॉल दिखाई दिया, कोई ड्वार्फ नहीं, यानी कि जो टॉल है वो प्रभावी हुआ। तो जब भी आप दो विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों में संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी में जिस भी जनक का लक्षण अभिव्यक्त होगा वही प्रभावी है, और जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस न कर पाए वो अप्रभावी। हमने मेंडेलियन 7 कैरेक्टर जो पी प्लांट के थे उनकी टेबल बनाई थी। 7 कैरेक्टर के साथ 14 ट्रेट थे, 7 डोमिनेंट और 7 रिसेसिव। तो जो 7 प्रभावी 7 अप्रभावी उन्होंने लिखे वो सभी इन्हीं मोनोहाइब्रिड के प्रभाविता के अनुसार ही हमने लिया कि अगर सीड शेप, बीज की आकृति आप राउंड और रिंकल को लें तो F1 में आपको मिलता है राउंड, यानी कि राउंड कौन हुआ? डोमिनेंट। तो प्रभाविता इस तरह से हम बता रहे कि टॉल ड्वार्फ हमने क्रॉस कराया, F1 में कौन मिला? टॉल, तो हमने कहा टॉल डोमिनेंट है। अगर आप फ्लावर कलर, पुष्प का रंग लेते हैं, वायलेट और व्हाइट, बैंगनी और सफेद, तो F1 में आपको मिला बैंगनी वायलेट, यानी ये डोमिनेंट है। तो कहने का मतलब ये प्रभाविता का कि जब भी आप प्योर कॉन्ट्रास्टिंग पैरेंट को लेके क्रॉस करें तो F1 में जो कैरेक्टर अभिव्यक्त होगा वो डोमिनेंट है, और जो F1 में अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव, अप्रभावी आपको मानना है। तो यही डेफिनेशन आपके सामने प्रभाविता की परिभाषा कि जब भी आप विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों में संकरण कराएं तो F1 में जो अपनी अभिव्यक्ति करे वो प्रभावी, और जो न कर पाए वो अप्रभावी आपको मिलेगा। तो अगर इसी का एक रिप्रेजेंटेशन हम देखें कि आपने लिया प्योर टॉल, जैसा भी आपसे कहा गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनमें क्रॉस कराएं अगर आप तो आपको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस कंडीशन। और ये सभी लंबे, एक पैरेंट टॉल एक ड्वार्फ, तो F1 में कोई हाइब्रिड मध्यवर्ती नहीं मिला, या टॉल और ड्वार्फ दोनों नहीं मिले, यहां केवल एक ही जनक का लक्षण आया, और कौन से जनक का? लंबे वाले का। तो आपको मिला यहां पे लंबा, यानी कि कैपिटल टी कौन हुआ? प्रभावी। ये डोमिनेंट फैक्टर है, प्रभावी कारक है। और स्मॉल टी ड्वार्फ अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाया, यानी कि ये कौन? अप्रभावी, रिसेसिव, आप यहां पर इसे बता रहे हैं। क्लियर? तो प्रभाविता जब भी दो
विपर्यास से शुद्ध जनकों में हम क्रॉस करें तो F1 में किसी एक जनक का लक्षण ही अपनी अभिव्यक्ति करेगा, और जो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है प्रभावी, जो अपनी अभिव्यक्ति न कर पाए वो अप्रभावी यहां होगा। अब इसी प्रभाविता के दो अपवाद है, केवल यहां नाम लिए गए, दोनों हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, अपूर्ण प्रभाविता, आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपके सिलेबस में, और दूसरा सह प्रभाविता। तो दोनों आप आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अब तीसरे रिजल्ट पे आइए। पहला था कारक, दूसरा प्रभाविता, तीसरा पृथक्करण। पृथक्करण में हमने क्या कहा? मेंडल ने अपने तीसरे रिजल्ट को कैसे एक्सप्लेन किया? मेंडल के अनुसार लक्षणों का निर्धारण कारक करेंगे और ये जोड़े में पाए जाएंगे, लेकिन इन कारकों में, फैक्टर्स में कभी भी सम्मिश्रण यानी कि ब्लेंडिंग नहीं होगी। और जब भी युग्मक बनेंगे, युग्मक निर्माण के समय ये दोनों कारक अलग अलग होते हुए आपको यहां पर मिलने हैं। क्लियर? तो इसे आप कह रहे हैं पृथक्करण। डेफिनेशन आपके सामने होगी। जब किसी जीवधारी में दो असमान कारक उपस्थित होते हैं तो कारक कभी सम्मिश्रित, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग नहीं होगी, और युग्मक निर्माण के समय ये दोनों अलग अलग होंगे। जैसे अगर रफ हम देखें, सपोज आपने ये कहा यहां पर कि ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये F1, ये कारक जोड़े में। अब जब भी युग्मक बनेगा तो क्या होंगे? ये दोनों कारक अलग अलग हो गए। इससे ही हमने कहा पृथक्करण, ये दोनों अलग हुए। ऐसा नहीं कि इनमें ब्लेंडिंग या मिक्सिंग हुई है, नो, ये ऐसे के ऐसे अगली पीढ़ी में नहीं गए। युग्मक निर्माण के समय ये जो कारक है, इनमें आप देखेंगे ये कारक अलग अलग होते हुए आपको यहां पर दिखाई देंगे, और इसे ही आपने कहना है पृथक्करण। क्लियर स्टूडेंट्स? अब सामान्यतः अगर बात करें पृथक्करण की, तो इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जैसे प्रभाविता के हमने अपवाद बताए, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और एक कोडोमिनेंसी। यहां वैसे तो इसका कोई अपवाद नहीं मिलना है पृथक्करण का, बट रेयरली, काफी रेयर केस में विरल अपवाद एक बताया जाता है। कौन सा? नॉन डिसजंक्शन, अविसंयोजन, नॉन डिसजंक्शन। अगर इसे समझे तो काफी सिंपल, नाम से मीनिंग क्लियर कर रहा है। अविसंयोजन या नॉन डिसजंक्शन, और एक कह सकते हैं डिसजंक्शन यानी कि सेग्रीगेशन। पृथक्करण का मतलब कारकों का डिसजंक्शन, अलग अलग हो जाना। अगर ये कारक, फैक्टर किसी कारण से अलग नहीं हो पाए तो उसे हमने कह दिया नॉन डिसजंक्शन, जो कि मिलना काफी रेयर है। तो पृथक्करण यानी कारकों का अलग होना। अगर कहीं कारक अलग न हो पाए तो वो इसका अपवाद हो जाएगा नॉन डिसजंक्शन, जिसे एक सिंपल डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कैसे। ये एक पैरेंटल सेल आपको दे रखी है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कारक, डिप्लॉयड कंडीशन। अब इसमें आपको बताना है पृथक्करण, और पृथक्करण कब होगा? युग्मक निर्माण के समय। और युग्मक निर्माण के लिए कौन सा विभाजन? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, यानी दोनों अलग अलग होंगे, एन सेल, एन सेल। देखिए किस तरह से। अगर इसमें हम देखें तो दो सेल बनते हुए आपको यहां पर आसानी से दिखाई दे रही है। ये पैरेंटल सेल, यहीं दो सेल बनाई। अब दोनों कारक अलग अलग होंगे, एक में कैपिटल टी और एक में स्मॉल टी। इसे ही आपने कहा पृथक्करण। दोनों कारक जो जोड़े में थे अलग अलग हो गए युग्मक बनते समय। ये सामान्य युग्मक बन चुके हैं, तो इससे तो हमने कहा डिसजंक्शन यानी कि पृथक्करण। अब नॉन डिसजंक्शन किसे कहेंगे? यहीं पर अगर आप देखें, नॉन डिसजंक्शन की बात की जाए तो सेल तो दो बने, लेकिन ये दोनों कारक ऐसे के ऐसे ही एक ही सेल में ट्रांसफर हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। दूसरी सेल बिल्कुल ब्लैंक रह गई, खाली आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये होना काफी रेयर। अगर होता है तो इसे आप डिसजंक्शन यानी सेग्रीगेशन का अपवाद कह सकते हैं, नॉन डिसजंक्शन। तो पृथक्करण यानी युग्मकों का अलग अलग युग्मकों में एलील या कारक का स्थानांतरण होना। लेकिन बाय चांस अगर ये अलग अलग ट्रांसफर नहीं हुए, एक ही सेल में चले गए, तो उसे आप क्या कह देंगे? नॉन डिसजंक्शन।
तो 3 रिजल्ट्स बताए। पहला कारक जो जोड़े में पाए जाएंगे, दूसरा प्रभाविता, दोनों कारक में से एक ही कारक अपनी अभिव्यक्ति करता है, जो अभिव्यक्ति करेगा वो डोमिनेंट है, जो न कर पाए वो रिसेसिव है, और तीसरा है पृथक्करण, यानी कारकों का अलग अलग हो जाना। ये कारक कभी भी सम्मिश्रित मिक्सिंग नहीं होंगे। जब भी युग्मक बनेंगे ये कारक अलग होंगे और अपने अपने युग्मकों में स्थानांतरित हो जाएंगे। इसका एकमात्र रेयर अपवाद है कौन सा? नॉन डिसजंक्शन, जिसमें कि कारक एक साथ ही अगले सेल में एक युग्मक में ट्रांसफर हो गए, जिसे हमने कह दिया असामान्य युग्मक। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 3 रिजल्ट्स अभी आपने यहां पर बताया। अब यही एक पॉइंट अगर आप देखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, F2PD में 3:1 अनुपात उत्पन्न होने का कारण क्या है? याद करिए F2PD मोनोहाइब्रिड में 3 टॉल मिले थे, 1 ड्वार्फ। तो इसका क्या कारण हम बता सकते हैं? आप बता सकते हैं प्रभाविता और पृथक्करण, दोनों ही, क्योंकि 375% डोमिनेंट आपको कब मिलेगा? जब यहां पे डोमिनेंसी आपको देखने को मिली। अगर इसे हम देखें इस तरह से, ये आप बताएंगे, यहां F1 क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, स्वपरागण हमने किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 प्रकार के युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर भी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये रिजल्ट्स आपको मिले थे, ये टॉल टॉल टॉल, 3 टॉल और एक ड्वार्फ, 3:1। अब देखिए 3:1 में 3 कौन है? टॉल, डोमिनेंस। तो टॉल आपको ज्यादा दिख रहे हैं, यानी डोमिनेंसी आपको दिख रही है, एक ही ड्वार्फ है यानी रिसेसिव। तो 3:1 आने का एक रीजन डोमिनेंसी। यहां पृथक्करण भी है, 3:1 आने का एक कारण पृथक्करण भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि युग्मक तो अलग हुए। F1 में तो ये था, ये दोनों अलग हुए, तभी तो 2 युग्मक बने, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे भी ये पृथक्करण हुआ तो 2 युग्मक बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 3:1 अनुपात उत्पन्न होने का कारण दोनों है, ये डोमिनेंसी के कारण भी है और पृथक्करण सेग्रीगेशन के कारण भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब F2PD में बौने उत्पन्न होने का क्या कारण बताएंगे? तो वो भी पृथक्करण, क्योंकि F1 में तो हमें क्या मिला था? ऑल टॉल। जब आपने सेल्फिंग करी तो F2 में ऑल टॉल नहीं थे, F2 में टॉल के साथ साथ ड्वार्फ भी आए, बौना। तो बौना क्यों आया? क्योंकि ये दोनों अलग हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां भी ये दोनों अलग हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इनके अलग होने के बाद जब स्मॉल टी से फ्यूज हुआ तो आपको मिल गया बौना पादप। तो यहां बौने आने का रीजन भी हम क्या बता रहे हैं? सेग्रीगेशन, पृथक्करण। क्लियर स्टूडेंट? अब यहीं पर कुछ क्वेश्चंस अगर आप देखें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड, तो काफी सिंपल। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझे, निम्न में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा मेंडल के प्रभाविता के नियम के आधार पर समझाया नहीं जा सकता है? समझाया जा सकता है, नहीं कहा है, नो, समझाया नहीं जा सकता है प्रभाविता के आधार पर कौन सा? पहला, कारक कभी मिश्रित नहीं होते। दूसरा, कारक जोड़े में पाए जाते हैं। तीसरा, लक्षण का नियंत्रण इकाई कारक द्वारा होता है। और चौथा, एक जोड़ी इकाई कारकों में से एक कारक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है प्रभाविता के नियम से नहीं समझाया जा सकता? अगर हम देखें तो सीधी सी बात है, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, क्योंकि पहले में कारक कभी मिश्रित की बात की जा रही है और ये किससे रिलेटेड है? ये पृथक्करण से। तीसरा जो रिजल्ट था उसकी बात की जा रही है कि पृथक्करण में कहा गया कि कारक जोड़े में पाए जाएंगे लेकिन उनमें कभी मिश्रण, ब्लेंडिंग नहीं होगा और युग्मक बनते समय ये अलग हो जाते हैं। ये पृथक्करण की बात हुई, यानी इसमें प्रभाविता की बात नहीं है। कारक जोड़े में पाए जाते हैं, ये प्रभाविता के ही नियम में हमने जोड़ा है। और लक्षणों का नियंत्रण कारक द्वारा होता है, वो भी उसी में एक कारक डोमिनेट होगा और दूसरा रिसेसिव। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, आप यहां बताएंगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लें। एक अशुद्ध लंबे मटर
हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी के पादप का क्रॉस बॉने यानी स्मॉल टी पादप से कराया गया। इस क्रॉस से 200 संततियां उत्पन्न हुई टोटल। उनमें से क्रमशः कितने शुद्ध लंबे यानी कौन हुआ कैपिटल टी तथा बौने पादप स्मॉल टी ये हमें पता करना है कि कितने प्योर टॉल और कितने प्योर ड्वार्फ आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन दे रखा है। तो अब कैसे इसे सॉल्व किया जाए? सॉल्यूशन अगर हम देखें तो कहा है अशुद्ध लंबे पादप का क्रॉस बौने से कराना है। इसका क्रॉस बौने से कराएंगे। अशुद्ध का जीनोटाइप आप सभी जानते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, बौने का स्मॉल टी। अब क्रॉस करें तो यहां 2 प्रकार के युग्मक और बौने से एक ही प्रकार का युग्मक मिलना है। अब चेकर बोर्ड में अरेंज करें इस तरह से तो कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा स्मॉल टी यही आपको मिलेंगे। अशुद्ध लंबे और ये बौना। तो अशुद्ध लंबे की बात की जाए और बौने आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है शुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी एक भी नहीं है 0। दूसरा बौना पूछा गया है। बौना कितने मिल रहे हैं आपको? 1। कितने में से? 2 में से, तो 1/2। तो शुद्ध लंबे 0 है और बौना आपको मिला है 1/2। कितने क्वेश्चन में अगर देखे जाए 200 संततियों में से पूछा जा रहा है तो ये आपको मिलना है 50% यानी कि 100। सो करेक्ट आंसर इज 4 यहां पर मिलेगा। क्लियर है? काफी सिंपल, साफ दे रखा है। अशुद्ध लंबा तो हमने लिख दिया अशुद्ध हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। बौने से क्रॉस कराना है, लिख दिया स्मॉल टी। चेकर बोर्ड बना लो। क्या पूछा है? कैपिटल टी बनेगा यहां? नो, 0। और फिर स्मॉल टी बन रहा है 1, 2 में से 50%। इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर आप लें नेक्स्ट, पैतृक उद्यान मटर पादप का जीन प्रारूप क्या होगा अगर वह 44 लंबे और 15 बौने 44 लंबे और 15 बौने संतति उत्पन्न करता है। यानी आपको पेरेंटल प्लांट जनकीय पादपों का जीन प्रारूप बताना है और उन जनकीय पादपों का जीन प्रारूप जिनके क्रॉस करने पर 44 लंबे और 15 बौने पादप प्राप्त हो। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि इन चारों में से कौन से क्रॉस में ये रिजल्ट आपको मिलेगा। देख सकते हैं किस तरह से। देखिए लंबे और बौने, लंबे आपको मिले 44, बौने मिल रहे 15, यानी लगभग हुआ ये 3:1। तो 3:1 का रेशियो चारों में किस में देखने को मिल सकता है? एक एक चेक कर सकते हैं। पहले में आइए कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी। तो यहां कितने प्रकार का युग्मक? 1, इससे भी 1 क्रॉस करें, आपको 100% क्या मिल रहा है? प्योर टॉल, सभी लंबे, कोई बौना आपको नहीं मिला, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड आइए, इससे 2 प्रकार के युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां भी 2 प्रकार के युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी। चेकर बोर्ड अगर हम बनाएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहां लंबे और बौने दोनों मिल रहे हैं और लगभग कितने 3:1 के रेशियो मिल रहा है, यानी ये आंसर हमारा सही है कि 3 लंबे और 1 बौना मिलेगा। तीसरा भी चेक करें अगर तो यहां से 1 प्रकार का युग्मक, इधर से भी 1 प्रकार का युग्मक। तो यहां 100% अगर आप देखें सभी लंबे, इधर भी सभी लंबे हैं लेकिन ये प्योर है, बट यहां हेट्रोजाइगस। फोर्थ में अगर आप आए तो 2 प्रकार के युग्मक, 1 प्रकार का युग्मक, यहां क्रॉस करें तो लंबे और बौने दोनों मिल रहे हैं, लेकिन ये 1:1 50% आपको मिल रहा है। तो 3:1 अगर हम देखें तो केवल इसमें आपको दिखाई दे रहा है सेकंड में, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा? सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स? सो क्वेश्चंस देखने स्टूडेंट्स, इन्हीं क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप लें तो नेक्स्ट आपको दे रखा है उद्यान मटर वही पी प्लांट में एक शुद्ध बैंगनी पुष्प वायलेट आपको दे रखा प्योर, ये ध्यान रखें, वाले पादप का क्रॉस सफेद यानी ये रिसेसिव है वाले पादप से किया गया और F2 में 1000 संततियां उत्पन्न हुई। इनमें से कितने शुद्ध पुष्पित पादप होंगे, हेट्रोजाइगस वायलेट होंगे और सफेद वाले कितने मिलेंगे? तो इस
क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दे रखा है उसे फ्रेम करें। आपको दे रखा है मटर का पादप एक शुद्ध बैंगनी, इसका संकरण करा रहे हैं किससे? सफेद से। प्योर वायलेट को आप लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू, व्हाइट को आप बता सकते हैं रिसेसिव है तो स्मॉल लेटर में स्मॉल डब्ल्यू। अब क्रॉस करें तो यहां एक प्रकार का युग्मक और सफेद से भी एक प्रकार का युग्मक। चेकर बोर्ड में या डायरेक्ट देखें तो आपको मिल रहा है कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी आपके सामने F1 पीढ़ी, ये सारे हेट्रोजाइगस है। अब इसने क्या कहा? F2 पीढ़ी चाहिए आपको, क्योंकि F2 में 1000 पादप बनेंगे। तो F2 के लिए हम क्या करेंगे? सेल्फिंग, स्वपरागन, यानी इसका इसी से क्रॉस। स्वपरागन करें तो यहां 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे और यहां भी 2 प्रकार के युग्मक मिलने। क्रॉस करें, चेकर बोर्ड आपको इस तरह से बनता मिलेगा। पहले बॉक्स में कैपिटल डब्ल्यू, फिर कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, अगेन कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू और लास्ट स्मॉल डब्ल्यू। यही आपको मिलने F2 पीढ़ी। ये F2 पीढ़ी का चेकर बोर्ड। अब देखिए, पहला आपसे क्या पूछा गया? यहां पर आपसे पूछा गया प्योर प्लांट, शुद्ध, कोई कलर की बात नहीं कर रहा है, केवल शुद्ध की बात करें तो प्योर कितने इन चारों में? आप देखिए 1 और 1 ही, 2 आपको प्योर मिले 4 में से, तो हमने लिखा है 2/4। दूसरा आपसे पूछा अशुद्ध बैंगनी, वायलेट तो चाहिए लेकिन हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस कितने? ये 2 आपको मिल रहे हैं, तो ये आपको मिलेंगे 2 4 में से, टोटल 1000 है तो ये हो गए 500। तीसरा सफेद कौन है? रिसेसिव केवल एक ही है, स्मॉल डब्ल्यू, एक, कितने? 4 में से। तो अगर टोटल आप देखते हैं 1000 में तो ये आपको मिलना है 250। तो देख सकते हैं यहां पे पहला आपसे पूछा है शुद्ध, यानी केवल प्योर की बात की जा रही है। प्योर आपके पास में 2 है, न डोमिनेंट न रिसेसिव, प्योर 2, एक कैपिटल डब्ल्यू और एक स्मॉल डब्ल्यू। तो हमने बताया 2 4 में से। तो यहां पे संतति 1000 है तो मल्टीप्लाई किया, आप बताएंगे यहां पे कैलकुलेशन पे 500। दूसरा अशुद्ध बैंगनी कौन? जो हेट्रोजाइगस है, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, और ये 2 बनेंगे 4 में से, तो ये आप देख सकते हैं 50%, यानी 500 आपको मिल रहे हैं। और तीसरा व्हाइट आपसे पूछा गया है, रिसेसिव है, एक ही बनता है 4 में से, 1/4 यानी 25%, तो 1000 में आपको मिलेंगे 250। तो इस तरह के क्वेश्चंस करना काफी इजी। जो आपको दे रखा है उसी के जीनोटाइप लिखें, क्रॉस करें, डायरेक्टली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप लें, नेक्स्ट, मनुष्य में आंखों का भूरा रंग नीले रंग पर प्रभावी है। पहली बात, यानी कैरेक्टर आई कलर है। आई कलर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, एक ब्राउन भूरा और एक ब्लू नीला। डोमिनेंट कौन है? भूरा, और रिसेसिव कौन हो गया? नीला, ये अप्रभावी। भूरे आंखों वाले पैतृकों का जीन प्रारूप क्या होगा यदि उनकी संतानें नीले आंखों वाली हो? तो क्वेश्चन ध्यान से समझे पहले कि यहां कैरेक्टर आई कलर है, 2 विपर्यासी लक्षण है, एक ब्राउन और ब्लू। ब्राउन डोमिनेंट है, ब्लू रिसेसिव है। अब इनमें जो क्रॉस कराया उसमें भूरे आंखों वाले पैतृक, दोनों जनक ब्राउन आई कलर के, लेकिन पूछा क्या है? उनके जीन प्रारूप कब? यदि उनकी संतानें नीली आंखों वाली है। मेल नर जनक मादा जनक दोनों भूरे रंग के, लेकिन उनकी संतानें जो है उनके आंखों का रंग नीला है। तो ये कब हो सकता है? इस केस में जनकों का जीन प्रारूप क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में आपको देखना है, तो वो अब आप समझेंगे यहां पर 1 by 1। सॉल्यूशन देखें तो भूरी आंख और एक नीली आंख, 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट को आप कैपिटल बी से बता सकते हैं, रिसेसिव स्मॉल बी से आप कह सकते हैं यहां पर। अब यहीं पर जो डोमिनेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं टर्मिनोलॉजी परिभाषा में भी आपसे कहा गया था, डोमिनेंट समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्था में अपनी अभिव्यक्ति करता है, जबकि रिसेसिव केवल होमोजाइगस में। तो भूरा डोमिनेंट है तो ये कैपिटल बी हो सकते हैं और ये कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है। रिसेसिव
नीला है तो इसका एक ही जीन प्रारूप होता है, कौन सा, स्मॉल बी स्मॉल बी। रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस आपको यहां पर मिलेंगे। अब अगर हम जनक की बात करें, नर जनक मादा जनक दोनों, और दोनों भूरी आंखों वाले आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो भूरी आंख के लिए जीन प्रारूप क्या हो सकता है, कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी। और ये भी भूरी आंख है तो ये कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी कोई भी हो सकता है, अभी हम देख रहे हैं। अब इनकी जो संतति है वो नीली आंखों वाली है, तो नीली आंख का जीन प्रारूप लिख लीजिए। क्या होगा नीली आंख का जीन प्रारूप, स्मॉल बी, क्योंकि ये होमोजाइगस है। ये क्वेश्चन की जस्ट हमने फ्रेमिंग करी है सॉल्व करने के लिए। तो दोनों जनक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भूरी आंख वाले हो गए, संतति नीली आंख वाली होगी। अब उसने पूछा है कि जनकों का जीन प्रारूप क्या होगा इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखिए जीन प्रारूप पता लगाना बहुत आसान। संतति नीली आंखों वाली है, उसके दो एलील, दोनों एलील स्मॉल बी है, यानी एक स्मॉल बी मादा जनक से आया, एक स्मॉल बी नर जनक से आया। तो क्या पहला जो हम देख रहे हैं कैपिटल बी ये हो सकता है, नो, क्योंकि अगर कैपिटल बी होता तो यहां स्मॉल बी आना संभव नहीं है। दूसरे में भी अगर हम देखें कैपिटल बी नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल बी हो और युग्मक बने तो यहां स्मॉल बी आना संभव नहीं है। तो नीली आंखें आना तभी संभव हो सकता है जब दोनों जनक भूरी आंख के लिए हेट्रोजाइगस है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तभी दोनों से एक एक स्मॉल बी एलील आएंगे और आपको मिलेगा यहां पर नीली आंख। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहां पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें थर्ड आपको यहां पर मिलना है, दोनों कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर आप लें यहां, ये भी आई कलर के ऊपर ही बेस्ड है। मनुष्य में आंखों का भूरा रंग नीले रंग पर प्रभावी, अभी हमने कहा उसी के आधार पर। अब देखिए क्या कह रहा है, एक भूरी आंखों वाले पुरुष, लड़का जो है वो भूरी आंख का है, कि माता नीली आंखों वाली है, बट उस लड़के की मां, उसकी आंखों का रंग नीला, यानी माइंड में याद रखे स्मॉल बी। इस पुरुष का विवाह नीली आंखों वाली महिला से हुआ, इस महिला का भी आंखों का रंग नीला यानी स्मॉल बी। रेसेसिव का जीनोटाइप हमेशा माइंड में सेट रखें। अब जब उसका विवाह नीली आंखों वाली महिला से होता है तो आगे उनके भूरे आंख वाली संतान के होने की प्रायिकता हमें मालूम करनी है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, समझे। फिर से वही आई कलर के ऊपर ही है, आई कलर के वही कॉन्ट्रास्टिंग दिए, ब्राउन और ब्लू। ब्राउन डोमिनेंट है, कैपिटल बी से हम बताएंगे, ब्लू रिसेसिव है, स्मॉल बी से बताया जाएगा। और रिसेसिव का एक ही जीन प्रारूप होगा, स्मॉल बी। डोमिनेंट के दो होते हैं, या तो कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी, क्योंकि डोमिनेंट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो यहां सॉल्यूशन अगर हम देखें, सबसे पहले स्टार्ट करें, भूरी आंख जैसा बताया गया कैपिटल बी है, नीला रिसेसिव, स्मॉल बी आप कहेंगे। डोमिनेंट होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कोई भी हो सकता है, लेकिन रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस ही आपको मिलेगा। क्लियर, ये आपसे क्या रखा है। अब बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक भूरी आंखों वाला पुरुष हमने बताया मेल, भूरी आंख है, और इसने जिससे विवाह किया वो नीली आंखों वाली। तो भूरी आंख का जीन प्रारूप या तो कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी कोई भी मिल सकता है, और फीमेल जो कि ब्लू आई कलर है स्मॉल बी। अब कहा इसकी माता, जो लड़का था उसकी माता नीले आंखों वाली माता है, तो जीन प्रारूप क्या होगा सभी जानते हैं, स्मॉल बी आपको मिलेगा। क्लियर। अब जब ये स्मॉल बी है तो पता है माता से कैपिटल बी तो नहीं आ सकता, कि अगर हम लड़के को कहें या तो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस, लेकिन हिंट दे दिया क्वेश्चन ने कि माता जो है वो रेसेसिव है, स्मॉल बी, तो पक्का यहां से स्मॉल बी आया, तो ये वाला जीन प्रारूप नहीं हो सकता कैपिटल बी। यानी ये जो लड़का भूरी आंख का है इसका जीन प्रारूप हेट्रोजाइगस है, एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी। अब इसने इस महिला से विवाह किया, तो संतति अगर हम बनाएं तो उसके लिए हमें युग्मक बनाने होंगे। ये हेट्रोजाइगस दो प्रकार के युग्मक, ये होमोजाइगस एक ही प्रकार का युग्मक स्मॉल बी बनेगा। जाइगोट बनाए यानी संतति कैपिटल बी और स्मॉल बी
स्मॉल बी। यही चेकरबोर्ड बनता हुआ आपको मिलेगा, एक भूरी आंख और एक नीली आंख आपको यहां पे दिखाई दे रही है। पूछा क्या है, उनके भूरे आंखों वाली संतान, भूरे आंखों वाले संतान के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता आप देख सकते हैं, एक आपको मिल रहा है भूरी आंख वाला, कितने में से, 2 में से, तो 51/2 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आपको दिखाई देगी। तो काफी सिंपल क्वेश्चन आई कलर का है, ब्राउन डोमिनेंट, ब्लू रिसेसिव, डोमिनेंट कैपिटल बी, रिसेसिव स्मॉल बी से बताए। डोमिनेंट होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कोई भी हो सकता है, लेकिन रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस ही होगा। क्वेश्चन में आपको कहा गया दोनों पेरेंट ब्राउन आई, सॉरी एक पेरेंट ब्राउन आई का है और एक आप देख सकते हैं ब्लू में। अब इसमें हिंट आपको दे दिया कि इसकी माता नीली आंखों वाली है, तो स्मॉल बी, तो माता से कौन सा एलील आएगा, स्मॉल बी, और ये भूरा है यानी इसका दूसरा एलील कैपिटल बी, तो ये फिक्स हो गया हेटेरोजाइगस। और इधर जो महिला है वो नीली आंख की है यानी कि स्मॉल बी, इनके युग्मक बनाए और आप फ्यूज कर दें, रिजल्ट आपके सामने। इसी प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन ये भी आप लेते हैं। नेक्स्ट, ये आपको दे रखा है एल्बिनिज्म, रंजकहीनता, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। एल्बिनिज्म डिजीज के चैप्टर में भी आपने सुना होगा, यहां भी आगे आप पढ़ते हैं। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, पहले तो ये ध्यान रखें, लिखा भी है, एक अलिंगी अप्रभावी रोग। 2 तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम और एक ऑटोसोम। तो ये ऑटोसोम की बात कर रहा है कि यहां पर एल्बिनिज्म का जीन ऑटोसोमल गुणसूत्र पर उपस्थित है, और जो ये एल्बिनिज्म है ये रिसेसिव है, यानी कि ये केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही अपनी अभिव्यक्ति करेगा। 2 पॉइंट हो गए। एल्बिनिज्म में पहली बात बताई गई, ये ऑटोसोमल यानी जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। दूसरा, ये केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही अपनी अभिव्यक्ति करेगा। ऑटोसोम में तो इसे हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है, मनुष्य में रंजकहीनता एक अलिंग अप्रभावी रोग है। सामान्य पैतृकों की पहली संतान रंजकहीन है, जनक सामान्य, लेकिन उनकी पहली जो संतान होगी वो रंजकहीन हुई है यहां पर, यानी कि रिसेसिव। उनके दूसरे संतान के रंजकहीन होने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान से समझिए किस तरह से इसे सॉल्व करना है। पहली बात, रंजकहीनता कहा गया आपसे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर डिजीज है, यहां पर इसे आप ए से बता सकते हैं। कैपिटल ए डोमिनेंट, स्मॉल ए रिसेसिव। कैपिटल ए प्रभावी है और स्मॉल ए अप्रभावी है, और ये अप्रभावी रोग है यानी स्मॉल ए होने पर आपको रोग देखने को मिलेगा, जबकि जहां कैपिटल होगा वो सामान्य होगा। 3 तरह के जीन प्रारूप यहां बनते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। मोनोहाइब्रिड की तरफ कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो 3 जीनोटाइप आप देख सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। पहला देखिए, कैपिटल ए ये सामान्य होगा। दूसरा कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी सामान्य लेकिन वाहक, इसमें एक स्मॉल ए उपस्थित है, लेकिन वो अभी अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि अप्रभावी है, और अप्रभावी केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही अपनी अभिव्यक्ति करेंगे। समयुग्मजीय अवस्था, ये रंजकहीन होगा, ये प्रभावित है, अफेक्टेड है, रोगी है। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन से पहले इस वर्ड को हम बताना चाह रहे हैं, एल्बिनिज्म डिजीज को, कि एल्बिनिज्म रंजकहीनता एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है। अप्रभावी का मतलब ये समयुग्मजीय में अपनी अभिव्यक्ति करेगा। ए से आप बता रहे, कैपिटल ए प्रभावी है यानी ये सामान्य होगा, स्मॉल ए अप्रभावी, ये रोगी होगा। तो यहां 3 जीन प्रारूप बनते हैं, कैपिटल ए सामान्य, कैपिटल ए सामान्य लेकिन वाहक, और स्मॉल ए ये रोगी होगा, क्योंकि रंजकहीनता अप्रभावी रोग, तो अप्रभावी केवल समयुग्मजीय अवस्था में अपनी अभिव्यक्ति करेगा। क्लियर यहां तक? अब यही इसे समझे, जनक जो आपको दे रखे हैं वो सामान्य लिखा है, सामान्य पैतृक, जनक सामान्य। अब सामान्य में 2 तरह के जीन प्रारूप होते हैं, या तो कैपिटल ए हो या कैपिटल ए स्मॉल ए, कोई भी आप ले रहे हैं यहां पर सॉल्व करने के लिए, ये दोनों सामान्य कहलाएंगे।
अब इनकी पहली संतान रंजकहीन है, जो संतान दे रखा है रंजकहीन। रंजकहीन कौन होगा? तीसरा, यानी कि स्मॉल ए स्मॉल ए। अब साफ आप देख सकते हैं जब स्मॉल ए यहां दे रखा है तो सीधी बात है, एक स्मॉल ए मादा जनक से आया, एक स्मॉल ए नर जनक से आया, यानी दोनों जनक कैसे होंगे? वाहक, तभी ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये हट गया, कैपिटल ए नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कैपिटल ए होंगे अगर जनक, तो स्मॉल ए संतान आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। स्मॉल ए रंजकहीन संतान तभी आएगी जब दोनों जनक वाहक होंगे। तो ये आपको मिल रहा है स्मॉल ए। क्लियर हुआ यहां पर? अब समझे इसे ध्यान से। देखिए ऑटोसोमल अप्रभावी बता दिया गया ए से, जनक दोनों सामान्य, रंजकहीन संतान है। रंजकहीन संतान तभी आएगी जब दोनों जनक हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी सामान्य यानी वाहक होंगे। अब इनका क्रॉस अगर आप देखें, फीमेल कैपिटल ए स्मॉल ए, मेल कैपिटल ए स्मॉल ए, दो प्रकार के युग्मक बनते हुए आपको मिलेंगे इधर, और इससे भी दो प्रकार के युग्मक। चेकर बोर्ड अगर हम बनाए तो आप सब जानते हैं ये इस तरह का चेकर बोर्ड आपको मिलेगा। अब इसमें रोगी देखिए रंजकहीन, इन चारों में देखे जाए तो रंजकहीन कौन सा है? यही वाला मिलेगा रंजकहीन। स्मॉल ए एक मिल रहा है, कितने में से? 4 में से, यानी प्रायिकता कितनी हुई? प्रोबेबिलिटी 1/4, 25% आप यहां पर बता रहे हैं। क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। दोनों जनक सामान्य और उनका एक रंजकहीन संतान होने की प्रायिकता एक आ रही है 4 में से। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का एक क्वेश्चन आपको यहां पर कराया गया। इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन अगर आप लें तो ये भी एल्बिनिज्म का ही है। मनुष्यों में रंजकहीनता एक अलिंग प्रभावी रोग है। अभी हमने कहा जीन ऑटोसोम पे होगा। अप्रभावी यानी स्मॉल ए, होमोजाइगस आने पर ही ये रोग हमें दिखेगा। एक सामान्य पुरुष के पिता, ध्यान से, एक सामान्य पुरुष के पिता प्रभावित है, पिता प्रभावित है यानी स्मॉल ए होगा पिता। इस पुरुष का विवाह एक ऐसी महिला से होता है जिसके पिता भी प्रभावित है, यानी दोनों के पिता प्रभावित, तो पिता कौन हो जाएंगे? स्मॉल ए, माइंड में सेट रखें। लेकिन माता समयुग्मजी सामान्य है। इनके वाहक संतान होने की प्रायिकता क्या होगी? वाहक पूछा है, वाहक कौन होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। वाहक होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है, तो कैसे? देखिए रंजकहीनता वही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, कैपिटल ए स्मॉल ए, 3 जीन प्रारूप बनते हैं, जैसा भी आपसे कहा भी गया लास्ट क्वेश्चन में भी। कैपिटल ए सामान्य है, कैपिटल ए स्मॉल ए सामान्य के साथ वाहक होगा, और स्मॉल ए यहां रोगी यानी कि प्रभावित आपको मिलेंगे। अब आपको दे रखा है यहां पे सामान्य पुरुष के पिता प्रभावित है। ये पुरुष अगर आप देखें यहां पे सामान्य आपको दिखाई दे रहा है। यही जो मादा आपको दे रखी है, एक ऐसी महिला से विवाह होता है, इसके भी पिता प्रभावित होंगे। तो सामान्य 2 है, या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। पिता इसका प्रभावित है, और प्रभावित कौन होगा? स्मॉल ए। तो पिता का जीन प्रारूप हमें मालूम है क्या होगा? स्मॉल ए। तो यहां से एक स्मॉल ए पुत्र में गया है, यानी कि ये तो जीन प्रारूप नहीं हो सकता इसका। अब अगर महिला की बात की जाए तो इसके पिता भी प्रभावित, लेकिन माता समयुग्मजी सामान्य। तो पिता प्रभावित का जीन प्रारूप स्मॉल ए, और समयुग्मजी सामान्य पहला वाला, यानी कि कैपिटल ए। तो इनके क्रॉस से ये बना है, तो ऑब्वियसली फीमेल कौन होगी? विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस। अब इन हेट्रोजाइगस में अगर आप क्रॉस करें तो 2 प्रकार के युग्मक यहां और 2 यहां बनेंगे। क्रॉस करने पे ये चेकर बोर्ड आपको मिलेगा। अब इस चेकर बोर्ड में आपसे पूछा गया है वाहक संतान होने की प्रायिकता। वाहक कितने हैं? पहला बिल्कुल सामान्य, दूसरा और ये तीसरा बॉक्स अगर हम देखें तो ये वाहक है, लास्ट वाला तो रोगी है। तो वाहक आपको कितने मिल रहे हैं? 2। कितने में से? 4 में से। तो वाहक के आने की संभावना कितनी बनी? 2, 4 में से आपको मिलनी है। क्लियर? तो ये भी एल्बिनिज्म का क्वेश्चन, काफी सिंपल
ऑटोसोम में 3 तरह के जीन प्रारूप बताए, कैपिटल ए सामान्य, कैपिटल ए सामान्य के साथ वाहक, और रिसेसिव है इसलिए स्मॉल ए रोगी यानी कि प्रभावित आपको मिलता है। इसी में एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हम करें, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी ऑटोसोम का, लेकिन ये डोमिनेंट का है, प्रभावी। अभी जो क्वेश्चन हमने किए वो भी ऑटोसोम के थे, लेकिन वो रिसेसिव के थे। अब ये प्रभावी का है, देखिए ध्यान से समझे। मनुष्यों में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक अलिंग प्रभावी रोग है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और याद रखिए डोमिनेंट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में अपनी अभिव्यक्ति करेगा, यानी दोनों में ही प्रभावित होगा। एक सामान्य पुरुष का विवाह एक प्रभावित महिला से हुआ जिसके पिता भी सामान्य है। ध्यान से, एक सामान्य पुरुष है, उसका विवाह एक प्रभावित महिला से हो रहा है और महिला के पिता भी सामान्य है। उनके संतान के समयुग्मजी सामान्य होने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान से समझे। पहले यहां पे डिजीज की बात की जाए तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हमने कहा है। 3 प्रकार के जीन प्रारूप यहां भी बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। तो यहां जो कैपिटल ए है और स्मॉल ए, तो कैपिटल ए प्रभावी, तो प्रभावी होते ही रोग आएगा इधर, और स्मॉल ए अप्रभावी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, कैपिटल ए रोगी होगा और स्मॉल ए अप्रभावी होगा। आप यहां देख सकते हैं। तो कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए 3 प्रकार के जीन प्रारूप। पहला प्रभावित, दूसरा भी प्रभावित, क्योंकि प्रभावी डोमिनेंट होमो और हेट्रोजाइगस दोनों में अभिव्यक्ति करता है। तीसरा सामान्य, स्मॉल ए, क्योंकि इसमें कोई प्रभावी रोग का एलील उपस्थित नहीं है। अप्रभावी, पुराने क्वेश्चन में तो क्या था, वहां पर स्मॉल ए रोगी हो रहा था क्योंकि वो अप्रभावी रोग थे। यहां स्मॉल ए सामान्य होगा क्योंकि ये प्रभावी रोग, डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात की जा रही है, एक प्रभावी रोग है। और प्रभावी यानी डोमिनेंट अपनी अभिव्यक्ति कब करेगा? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में। क्लियर? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट रोग है और डोमिनेंट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों में अपनी अभिव्यक्ति करता है। ये केवल आप याद रखें। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चले। सामान्य पुरुष दे रखा है, सामान्य पुरुष का विवाह एक प्रभावित महिला से हुआ। क्लियर? पुरुष सामान्य, महिला प्रभावित। पुरुष सामान्य तो जीन प्रारूप स्मॉल ए, सामान्य पुरुष का जीन प्रारूप क्या होगा? स्मॉल ए। प्रभावित 2 है, या तो ये कैपिटल ए हो सकता है या कैपिटल ए स्मॉल ए, जो हमें चेक करना है। अब जो प्रभावित महिला है उसके पिता सामान्य है, सामान्य का जीन प्रारूप स्मॉल ए, यानी कि पिता से स्मॉल ए आया है, यहां तो नहीं है कोई, इधर है, तो ये तो नहीं हो सकता, यहां पर ये हट गया। यानी जो महिला प्रभावित है वो विषम युग्मजी है, क्योंकि इसके पिता सामान्य है, तो स्मॉल ए आया, तो महिला विषम युग्मजी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अब क्रॉस करें तो पुरुष से एक ही प्रकार का युग्मक, मादा हेट्रोजाइगस है 2 प्रकार के युग्मक, एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए। चेकरबोर्ड में अगर हम देखें तो कैपिटल ए और स्मॉल ए यहां पे आपको मिल रहा है। अब पूछा क्या है? समयुग्मजी सामान्य, समयुग्मजी ये सामान्य एक, कितने? 2 में से, तो ये आपको मिलना है 50%, 1/2 आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया गया ऑटोसोमल डोमिनेंट का है। जीन प्रारूप मेन याद रखें, डोमिनेंट होमो और हेट्रो में एक्सप्रेस होगा और स्मॉल ए में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा।